हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। यानी आज हम इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी लेकर आए हैं। ठीक, ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। ठीक, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि जानते हैं ये रिवीजन क्लास 4 है। इससे पहले हम बेटा 4 क्लासें करवा चुके हैं, 3 क्लासें करवा चुके हैं। ठीक, जो भी बच्चा इससे पहले की 3 क्लासें ना देखा हो वो जाकर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है ना भैया, प्लेलिस्ट, ठीक, उसमें जाकर देख लो। इलेक्ट्रीशियन लिखा होगा, उसमें सारी क्लासें मेरी पड़ी हुई हैं। सब लोग बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ। अब अपने को अच्छे से तैयार कीजिए। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना बेटा, एग्ज़ाम के लिए अपने को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखो कल से तुम्हारा प्रैक्टिकल है। कल 17 तारीख है, कल 17 से तुम्हारा प्रैक्टिकल स्टार्ट है। ठीक ना, 2-3 दिन तुम्हारे प्रैक्टिकल में लग जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम का स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम को 28 से है, हो सकता है एग्जैक्ट डेट भी क्लियर आई नहीं, 28 से हो सकता है या 29 हो सकता है या 30 भी हो सकता है, अभी कुछ भी डेट क्लियर नहीं है। बट ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 10 से 12 दिन ही बचे हैं तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक ना, इसलिए बेटा अब अच्छे से अपने आप को पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक ना। और ये जो टाइम है ना भैया, ये तुम्हारा गोल्डन टाइम है, क्योंकि इसी में डिसाइड होता है कौन बच्चा कितने % नंबर लेकर आएगा। इससे पहले तुमने 8-9 महीने नहीं पढ़ा तो कोई मतलब बात नहीं, लेकिन अब 10 से 12 दिन का जो टाइम है ना बेटा, इसको अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन कर लो। पूरी ताकत लगाकर अपने आप को झोंक दो। किसमें? एग्ज़ाम में। ठीक ना, अब एग्ज़ाम में पूरी ताकत लगाकर झोंक दो, अच्छे से पास हो जाओ तुम लोग। ठीक, हम लोग यही चाहते हैं, इसलिए हम इतना मेहनत करके तुम्हारे लिए ये सब क्लासें बनाते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक सूचना, कल ये वीडियो क्योंकि कल अपलोड करेंगे मॉर्निंग में। ठीक, कल यानी 17 तारीख को अपलोड करेंगे, तो कल ये सूचना है कि तुम लोग प्रैक्टिकल की ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक ना भैया, प्रैक्टिकल की ज़्यादा टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल हो जाएंगे अच्छे से। तुम अपनी पूरी फोकस करो किस पर? पढ़ाई पर, स्टडी पर, यानी एग्जाम के लिए अपना पूरी फोकस करो। ठीक, प्रैक्टिकल पर ज़्यादा टेंशन न लो, प्रैक्टिकल हो जाएंगे। कॉलेज के लोग यानी हम लोग बहुत अच्छे से तरह से प्रैक्टिकल तुम्हारे करवा देंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रिवीजन क्लास 4 है। जो बच्चा ना देखा हो, इससे पहले कि 3 रिवीजन क्लास करवा चुके हैं, और भी कई सारे इलेक्ट्रीशियन में मुझे लगता है कम से कम 10-12 वीडियो अब तक के दे चुके हैं। ठीक, जो भी बच्चा ना देखा हो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इलेक्ट्रीशियन वाला देख ले अपना। इलेक्ट्रीशियन के साथ क्या क्या देखना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली प्ले लिस्ट है उसको भी तुमको देखना है, और जो ईडी वाली प्ले लिस्ट है उसको भी देखना है, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आएगी और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी तुम्हारे में आएगी। ठीक, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कंडक्टर का साइज नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो बच्चा इस फिगर को पहचान गया, ठीक, वो तो तुरंत आंसर दे देगा। जो बच्चा इस फिगर को नहीं पहचान जाएगा उसको टाइम लगेगा आंसर देने में। तो देखो मैंने फिगर इसीलिए लगा दिया ताकि तुम पहचान लोगे तो आंसर देने में ईजी हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन यानी कह रहा कंडक्टर की जो साइज होती है, नहीं चालक की जो वायर होते हैं ना बेटा, इसकी जो कितनी मोटाई है, ठीक, इसको मापने के लिए, यानी चालक तार की मोटाई को मापने के लिए एक गेज का प्रयोग करते हैं जिसे बोला जाता है SWG। ठीक, जिसको पता है SWG उसका फुल फॉर्म तुरंत लिखिए। SWG का पूरा क्या नाम होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। ये बेटा बना हुआ है SWG। क्या है? SWG बना हुआ है। इसी के द्वारा ये जो स्लॉट बने हुए हैं ना, ये जो स्लॉट बने हुए हैं, ठीक, ये जो स्लॉट बने हुए हैं, इसी के अंदर हम तार को फिट करके देखते हैं कि तार हमारा कितना मोटा है। ठीक ना, मोटाई के आधार पर जो तार के ना वायर, उसके नंबर डिसाइड होते हैं, कौन सा तार कहाँ कितने नंबर का लगेगा, इसी के आधार पर। तो इस यंत्र का नाम बताना। कहता है कंडक्टर यानी चालक का मतलब होता है वह पदार्थ। चालक किसे कहते हैं? अगर तुमसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में या वाइवा में तो कहेंगे वह पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह
आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। यानी चालक वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे हम चालक कहते हैं। एक होता है कुचालक, कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं कुचालक बोलते हैं। ठीक। एक होता है अर्धचालक। बताओ बेटा अर्धचालक किसे कहते हैं? ये तुम्हारे लिए। एक होता है अर्धचालक, इसका जवाब तुम लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यानी अर्धचालक किसे कहते हैं, इसका जवाब तुम लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए तुरंत। देखो मैं कितना तुमको समझा रहा हूँ, ताकि अब ये बिल्कुल टाइम है समझने का। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल से अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम यहाँ क्वेश्चन 25 ही लेकर आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तुमको समझा देंगे। तो कुल मिलाकर अगर तुम ये वीडियो देख लोगे ना, तो कम से कम 100 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, कि एक वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन तुम्हारे करवा देंगे। ठीक। चलो कहते हैं कंडक्टर का साइज मापने के लिए, यानी इसकी मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेवल गेज का? नहीं भैया, वेवल गेज का प्रयोग नहीं करते। वर्नियर कैलिपर का? नहीं, वर्नियर कैलिपर का भी प्रयोग नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज, ये रहा स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG, इसके द्वारा हम किसी चालक की साइज की माप करते हैं। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हेक्सा ब्लेड निम्न से बना होता है। ये पूरा जो होता है ये हेक्सा हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेक्सा, जिसको तुम हिंदी में आरी बोलते हो, कह सकते हो, तुम्हारे उधर आरी भी कह सकते हैं। ये हेक्सा है। ठीक। ये कहता है इसका ये जो ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड इसको बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। ये किससे बना होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है क्या इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। किससे बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट मृदुल इस्पात से, ऑप्शन सेकंड स्टेनलेस स्टील से, ऑप्शन थर्ड उच्च कार्बन स्टील से, ऑप्शन फोर्थ उच्च वेग इस्पात से। तो जो हेक्सा ब्लेड होता है किससे बना होता है? उच्च कार्बन स्टील से। ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, यानी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लकड़ी पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। मान लीजिए ये तुम्हारी कोई लकड़ी का बॉक्स था, ठीक ना भैया। इस पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए, ये रेखाएं हैं, इस पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो इसको समझ गया होगा वो जवाब दे देगा तुरंत। फर्स्ट ऑप्शन स्क्राइबर, सेकंड ऑप्शन मार्किंग गेज, थर्ड ऑप्शन सेंटर गेज, फोर्थ ऑप्शन प्रिंक गेज। ठीक। तो जो लकड़ी होती ना, उस पर सीधी रेखाएं खींचने के लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। ये फिगर बना हुआ है, स्क्राइबर का फिगर बना हुआ था, ये देखो, इसी के द्वारा कहीं पर हम सीधी रेखाएं खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उच्च धातु यानी कठोर धातुओं में छेद करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी छेद किसमें? कठोर जो धातुएं बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? कठोर। ठीक ना। कठोर धातुओं में किसके करने के लिए? छेद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट उच्च कार्बन स्टील इस्पात स्टील का, सेकंड ऑप्शन मृदु इस्पात स्टील ड्रिल का, ऑप्शन थर्ड हाई स्पीड स्टील ड्रिल का, ऑप्शन फोर्थ जीवन ड्रिल का। यानी कह रहा है कि जो कठोर धातुएं हैं भैया ना, उसमें छेद करने के लिए जो हम ड्रिल का प्रयोग करते हैं, किसका? जो ड्रिल प्रयोग करते हैं वो ड्रिल किस पदार्थ से मिलकर बनी होती, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट उच्च कार्बन स्टील इस्पात का होती है, मृदु इस्पात ड्रिल, यहाँ ड्रिल रहेगा। ठीक। और ये हाई स्पीड ड्रिल। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोर धातुओं में छेद करने के लिए हम हाई स्पीड स्टील ड्रिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यहाँ देखो मैंने फिगर बना दिया, फिगर लगा दिया। धातु की पतली चादरों को काटने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, ये सारे क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। कटिंग प्लायर का, स्ट्रेट स्निप का, फ्लैट नोज प्लायर का, चीजल का। तो भैया धातुओं में जो पतली परत को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रेट स्निप का। ये स्ट्रेट स्निप है, स्ट्रेट स्निप। ठीक। इसका नाम देखा, इसके अंदर धातुएं रख देते हैं, इधर से इसको दबाते रहते हैं, ये काटती चली जाती। ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि
एक परमाणु की कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी परमाणु की कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बताओ भैया क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन बंधक इलेक्ट्रॉन। देखो भैया क्वेश्चन थोड़ा सही कर लो। क्वेश्चन का था एक परमाणु की, यहाँ लिखेंगे भैया अंतिम, ये अंतिम हो सकता है क्वेश्चन में छूट गया हो, मिसप्रिंट है, ठीक। एक परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता। एक परमाणु होता, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक। तो ये कहता है अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट बंधक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सेकंड स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन थर्ड संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन फोर्थ थर्मोनियक इलेक्ट्रॉन, ठीक भैया। तो जो किसी परमाणु के चारों ओर जो सबसे अंतिम कक्षा होती है ना बेटा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कभी कभी दूसरे वाले अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेता है? संयोजन, यानी बॉन्डिंग कर लेता है, यानी मिल जाते हैं, एक यहाँ का एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर एक बॉन्डिंग पेयर बना लेते हैं, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं संयोजी या बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी या बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विद्युत धारा निम्न के कारण प्रवाहित होती। यानी जो विद्युत धारा भैया ना, वो किसके कारण प्रवाहित होती? बताओ भैया, जवाब दीजिए। किसके कारण प्रवाहित होती है? ऑप्शन फर्स्ट केवल धन आयन, यानी केवल धन आवेश के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सेकंड ऑप्शन कहता है केवल ऋण आवेश, यानी ऋण आवेश के कारण प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी कहता है धन आयन व ऋण आयन दोनों आवेश के कारण, यानी धन और ऋण दोनों आवेश के कारण। ऑप्शन डी कहता है केवल उदासीन करण के कारण। बताओ भैया विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? विद्युत जो धारा होती है ना भैया, इसमें देखो, ये देखो विद्युत धारा में दो चीज़ होती हैं, एक को बोलते हैं प्लस, एक को बोलते हैं क्या? माइनस। देखा नहीं विद्युत धारा में? और क्या बोलते हैं? या तो हम बोलेंगे प्लस, या तो फिर बोल देंगे माइनस, या फिर बोलेंगे फेज, या तो फिर बोलेंगे न्यूट्रल। ये जो सेल होते हैं डीसी में बोलते हैं प्लस माइनस, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक ना, धनात्मक और ऋणात्मक। और जो एसी होती है, ठीक ना, उसमें बोलते हैं फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल, ठीक। तो बताओ विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? विद्युत धारा धन और ऋण दोनों आवेश के कारण प्रवाहित होती है। ये देखो सेल देख लो भैया, ये क्या है? ये एक विद्युत सेल लगा हुआ है, इसमें देखो प्लस भी है, इधर माइनस भी, इसके कारण इधर से करंट इधर बहती है, ठीक। तो बताओ भैया विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? यानी धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बताओ तुरंत जवाब। जवाब दे दिया कमेंट बॉक्स में, नहीं कहीं? और वोल्टेज को मापने के लिए तुरंत, ये छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, वोल्टेज को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तुरंत जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो क्वेश्चन यही अभी मैंने पूछा नहीं था कि तुरंत यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये भी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट, यानी ये सब सारे क्वेश्चन जो भी भैया हम करा रहे हैं ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड, क्योंकि जो ITI में जो टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं उसमें से कम 25 से लेकर 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इससे पहले पूछे जा चुके होते हैं। वही क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक ना। इसलिए ये जो क्लासें हैं, ये क्लासें तुम लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और अपने जो दोस्त लोग हैं उनको भी मेरी क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा काम जो है लोगों को भरमाना नहीं होता है। तुम लोगों को वही देना जो एग्ज़ाम में हूबहू पूछा जाए, ठीक ना, एग्ज़ाम में हूबहू पूछा जाए। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा कि तुम्हारे पास कम समय में तुम अच्छा पढ़ लोगे। जो दूसरी कोचिंग वाले होते हैं उनका केवल होता है अधिकतम टाइम पास। तुमने देखा नहीं होगा, वो क्वेश्चन 10, 15, 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, वहीं पर 1 घंटा बिता देंगे इधर उधर की बातें करते, ठीक। हमारा काम है कि तुमको बढ़िया सा मटेरियल देना, और वो भी जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हुए क्वेश्चन हैं, ठीक। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया, कहता विभवांतर मापन होता है, यानी विभवांतर किसके द्वारा मापते हैं? बताओ भैया, कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब दीजिए। पता है ना विभवांतर, या इसको कह सकते हैं वोल्ट। बताओ भैया, या वोल्टेज,
वोल्टेज किसके द्वारा मापते हैं, वही क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन एमीटर द्वारा। बताओ, अब एमीटर द्वारा लिखा है तो बताइए भैया एमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं तुरंत, या एमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं, या एमीटर से क्या मापते हैं। सेकंड ऑप्शन ओम मीटर। ओम मीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, मैं ऑप्शन भी समझा रहा हूँ। एमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं, ओम मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, पता है तो दे दीजिए, नहीं तो हमें भी तुरंत बताते हैं। थर्ड ऑप्शन का वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापते हैं, वाट मीटर। वाट मीटर द्वारा क्या मापते हैं, देखो भैया एमीटर द्वारा मापते हैं धारा, ओम मीटर द्वारा मापते हैं प्रतिरोध, और वोल्ट मीटर द्वारा आते हैं विभवांतर। विभवांतर या विभव। ठीक, अब देखो यहाँ ओम का आ गया। बताओ ओम का नियम पता है कि नहीं, किसको किसको ओम का नियम पता है, ओम्स लॉ किसको किसको पता है। ओम्स लॉ में 3 नंबर हैं, कौन से, आर वी आई, ये 3 नंबर हैं, रेजिस्टेंस वोल्ट एम्पियर। ठीक, इसके लिए क्या फार्मूला, ये सही है कि नहीं बताओ, इसमें बताओ कौन सा एक फार्मूला लिख रहे हैं, आर बराबर लिख रहे हैं वी गुणे आई। क्या ये फार्मूला सही लिखा है कि गलत, ये सही या गलत, जवाब दीजिए। ऐसे लिखना 8 का आंसर लिखना, 8 का सही या गलत, जो भी हो तुरंत जवाब दीजिए। 8 नंबर जो बताए हैं, आर बराबर वी गुणे आई, क्या है सही फार्मूला मैंने लिखा या गलत लिखा। अगर सही लिखा तो तुम लोग लिख देंगे सही लिखा है सर, अगर गलत लिखा मैंने तो तुम लोग लिख दोगे गलत लिखा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुमको चेक करने के लिए कि कितने लोग इसका जवाब सही दे पाते हैं, क्या सही ये मैंने लिखा या गलत लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था 1800 ओम मीटर का, मैंने यहाँ कर दिया 1800 के स्थान पर 2500 कर दिया, केवल थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि हो सकता है 1800 जरूरी कि 1800 फिर से पूछ ले, हो सकता है 3500 पूछ ले, हो सकता है 2000 पूछ ले। ठीक, तो कहता है 2500 ओम मीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू दर्शाई गई है ऐसे। 2500 ओम मीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे दर्शाई जाती, भैया तुमको पता है, अगर जब 1000 होता है तो उसको क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, ये पता है कि नहीं, कि नहीं कि पता। अगर कोई संख्या 2000 हो तो उसके लिखते हैं 2K। अगर कोई संख्या 35000 हो बेटा तो उसको लिखते हैं 35K। ठीक, अगर कोई संख्या लिखी हुई 3800 हो तो उसको लिखते हैं 3.8K। ठीक नहीं, ये K हो गया, जो 3 है इसका मतलब होता है 3K प्लस 800, तो ये हो गया 3K मतलब 3000 प्लस 800 बराबर हो गया 3800। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 2500 उसको कैसे लिख देंगे। करेक्ट आंसर किसको किसको पता है तुरंत जवाब दीजिए, तभी हम इसका जवाब समझाएं। बताओ बेटा 2500 ओम का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसको कैसे दर्शाई जाएगी, के यानी 1000 में। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। इसका आंसर कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए तुरंत। देखो बेटा दे दीजिए जवाब ना तुमने, देखो अब समझ लो, ये लिखा हो 2500, अभी मैंने क्या बताया था 1000 को क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, तो यहाँ 2000 है कि 2500 है कि नहीं, 2500 को क्या पढ़ते हैं 2500, 2000 को क्या लिखेंगे 2K, और 500 को वैसे लिख देंगे 500, तो लिख देंगे 2.5K यानी 2.5K। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक अच्छे चालक की विशेषता। ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक अच्छा चालक, अभी मैंने बताया चालक किसे कहते हैं, बताया कि नहीं बताया, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता हो। यानी वह पदार्थ, चालक किसे कहते हैं, चालक वह पदार्थ है जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता हो, उसे हम चालक कहते हैं। ये क्वेश्चन देखो जब भी तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा ना बेटा, उसमें तुमका वाइबा लेने के लिए कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा वो, कि चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। ठीक, इसलिए हम तुमको यहाँ को तुम्हारा वाइबा वाला भी कंप्लीट करते चले जाते हैं, अगर तुम लोग अच्छे से देख लेना इसको। ठीक,
अब कुचालक किसे कहते हैं, तुरंत जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं बताया, ठीक। कुचालक का किसे कहते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक अच्छे चालक की विशेषता होती है। चालक की कौन सी विशेषता होती है, ठीक। सस्ता होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि चालक ऐसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। सस्ता क्यों होना चाहिए, ताकि सब लोग क्या कर सकें, सब लोग भैया क्या कर सकें, उसे खरीद सकें। हम तुमको ऐसे समझा रहे हैं, चालक सस्ता होना चाहिए। हाँ, क्यों, क्योंकि सब लोग उसे खरीद सकें। अगर ज़्यादा महंगा चालक होगा तो क्या सब लोग उसे खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। फिर कहता है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। हाँ भैया, कहाँ, बाजार में उपलब्ध हो, कि घर से बाहर निकलें 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से कहीं इलेक्ट्रीशियन की दुकान मिल गई, उससे जाकर हम उसको खरीद लाएं, यानी बाजार में उपलब्ध हो। हर बाजार में मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, तो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। फिर कहता है तनन सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए। तनन सामर्थ्य का मतलब होता है जब उसको खींचे तो वो क्या हो, बाढ़े ना या टूटे ना, ठीक ना। जब उसको खींचे तो वो टूटे ना, उसको बोलते हैं तनन सामर्थ्य। कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। क्यों, अगर टूट जाएगा तो बीच से ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर बीच से ये हट जाएगा इसका कनेक्शन, तो ये किसको क्या बोलते हैं, शार्ट हो जाना कहते हैं ना, वायर शार्ट हो गया, ठीक। ये उपरोक्त सभी, यानी हाँ चालक के क्या क्या गुण हैं, यानी वो सस्ता हो, आसानी से बाजार में उपलब्ध हो, तन सामर्थ्य अधिक हो, और यानी उपरोक्त के सभी गुण होने चाहिए किसी भी चालक में, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बताइए बेटा ये कौन पर्सन है, कौन व्यक्ति है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। जवाब दो इसको, ये कौन पर्सन है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर स्पेस यानी यहाँ फिल करना है, की परत चढ़ाई, यानी किसकी परत चढ़ाई जाती है। बताओ बेटा, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पीतल, सेकंड ऑप्शन सोने, थर्ड ऑप्शन जस्ता, फोर्थ ऑप्शन एल्युमिनियम। तो बताओ बेटा किसकी परत चढ़ाते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए। एक होता है जस्ता, क्या होता है, जस्ता, ठीक ना, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। यानी जब लोहे में किसकी, जस्ते की परत को क्या कर देते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक, तो उसमें जंग नहीं लगती है। इससे क्या होता है, इससे लोहे का जीवन काल बढ़ जाता है, जीवन काल बढ़ जाता है। जीवन काल का मतलब होता है उसकी उम्र, यानी कि अगर लोहा 5 साल कोई चीज़ चलना था, अगर उस पर जस्ते की हम ऊपर ही परत चढ़ा दें तो वो कम से कम 10-12 साल चल जाएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, उसके जीवन काल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। कब, जब उस पर हम किसकी परत चढ़ा देंगे, जस्ते की परत चढ़ा देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक मानक प्रतिरोध के निर्माण के उपयोग के लिए की जाने वाला पदार्थ होना चाहिए। यानी प्रतिरोध बनाने के लिए किस प्रकार का पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। भैया तुरंत जवाब दो, प्रतिरोध किसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन वाइवा में भर भर के पूछे जाते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, सब लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। पता है कि नहीं पता है, पता है तो तुरंत जवाब दो। देखो बेटा, अगर तुम कमेंट बॉक्स में हमारे कहने पर जवाब दे रहे हो, इसका मतलब तुमको एक बार लिखोगे, उसके बाद उसको फिर से पढ़ोगे तो तुमको तुरंत क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। वो चीज़ें कभी तुम भूलोगे नहीं। अगर कहीं गलती होगी तो तुम उसको सुधार भी हो जाएगा, ठीक ना बेटा। इसलिए हम कहते हैं बार बार कमेंट्स बॉक्स में हर एक चीज़ का जवाब दे दिया करो जब हम कहा करें, ठीक। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहते हैं कि प्रतिरोध जो बेटा होता है ना, उसको निर्माण करने के लिए जो पदार्थ होता है वो कैसा होना चाहिए। ये प्रतिरोध बना हुआ भैया, ये रजिस्टर यानी प्रतिरोध, ये उसका सिंबल, ये उसका क्या है, सिंबल, और ये प्रतिरोध है। देखा नहीं इस तरह का प्रतिरोध, देखा कि नहीं, किसने किसने देखा इस तरह का प्रतिरोध लगे हुए। प्रतिरोध का काम क्या होता है, पता है कि नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक। कहता है किस पदार्थ से बने होते हैं, चलिए देखते हैं किस पदार्थ से बने होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट निम्न प्रतिरोधकता। ऑप्शन कहता है कि निम्न प्रतिरोधकता, यानी वो विद्युत को कम से कम रोकता हो, यानी उसकी प्रतिरोधकता क्षमता क्या हो, प्रतिरोधकता क्षमता कम हो,
यानी वो करंट आसानी से पास हो। नहीं भैया, करंट आसानी पास करने के लिए हम नहीं लगाते हैं, करंट को रोकने के लिए तो हम प्रतिरोध लगाते हैं ताकि करंट ज़्यादा तेज़ी से फ्लो ना हो। करंट प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना, यही तो होता है प्रतिरोध का काम। प्रतिरोध का काम क्या होता है भैया? प्रतिरोध का काम होता है क्या? धारा यानी विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना, ये प्रतिरोध का काम होता है। ये सब वाइवा में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जब आप अभी वाइवा देने जाएंगे ना, प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक, कल प्रैक्टिकल है ही, उसके बाद वाइवा है, तो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक, ओम का नियम, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो कहता है इस प्रतिरोध का काम होता है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो कहता है प्रतिरोध का पदार्थ कैसे बना होता है? निम्न प्रतिरोधकता का। नहीं भैया, निम्न का बिल्कुल नहीं बना होना चाहिए। हम प्रतिरोध इसीलिए लगाते हैं ताकि धारा के मान में बाधा उत्पन्न हो। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न तापमान गुणांक, यानी इसकी प्रतिरोधकता यानी धारा को बहुत ज़्यादा क्या करे? रोके, तथा तापमान गुणांक इसका कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है उच्च तापमान गुणांक, इसकी बात ही नहीं। ऑप्शन फोर्थ कहता है निम्न प्रतिरोधकता, ये भी बात गलत है क्योंकि निम्न नहीं उच्च प्रतिरोधकता चाहिए। उच्च तापमान गुणांक, ये भी गलत। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिरोध जो है बेटा वो उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थ एवं निम्न तापमान गुणांक वाले पदार्थों से मिलकर बना होना चाहिए। निम्न तापमान का मतलब होता है थोड़े से अगर तापमान इसका बढ़ जाए तो तुरंत ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। यानी जल जाएगा तो क्या होगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये केबल बना हुआ है, ये क्या है? इसको बोलते हैं चालक। इसके ऊपर जो परत चढ़ी है इसको बोलते हैं कुचालक या इंसुलेटर। ठीक ना, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, केबलों में इंसुलेटर पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, यानी केबल जितने भी हैं उसमें किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करते हैं इंसुलेटर के लिए? बताओ भैया, जवाब दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट कहता है पीवीसी का, ऑप्शन सेकंड कहता है रबड़ का, ऑप्शन थर्ड कहता है पेपर का, ऑप्शन फोर्थ कहता है उपरोक्त सभी। पीवीसी का पूरा नाम तुरंत पता है ना? पता है, फिर भी हम तुमसे पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारे पास रट जाएगा, बार बार तुम लिखोगे रट जाएगा। तो पीवीसी का पूरा नाम बताओ भैया कमेंट बॉक्स में, तुरंत पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तुरंत। ठीक, देखो भैया जो इंसुलेटर होते हैं ना, ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है इंसुलेटर वाला पदार्थ, ठीक ठीक, ये पीवीसी भी से भी बनता है, प्लस रबड़ के भी बनाए जाते हैं, प्लस पेपर के भी बनते हैं। ठीक, यानी ये सभी से बनते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं ना, अलग अलग तारों में अलग अलग प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये सभी से बनाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब एक देखो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, पूछ लूँ? एक होता है क्वेश्चन होता है IR जिसको बोलते हैं इंसुलेटर रेजिस्टेंस। नाम सुना है कि नहीं सुना? इंसुलेटर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। किसी भी चालक तार का IR यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसके द्वारा मापते हैं? किसके द्वारा मापते हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जवाब सब लोग नहीं दे पाएंगे, जो लड़का अच्छे से पढ़ा होगा वही बता सकता है कि जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर रेजिस्टेंस होता है, उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये तुम सोच रहे होगे हम इतनी गंदी राइटिंग क्यों लिखते हैं? क्योंकि बेटा ये मोबाइल पे हम लिख रहे हैं, ये पेन से लिख रहे हैं, सही से पेन नहीं चल पा रहा है, इतना छोटा छोटा मोबाइल पे स्टार्टिंग में नहीं लिखा जा सकता है। तो बड़ा मोबाइल हो तब जाकर बहुत छोटा छोटा हम लिखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया कि नहीं? इसका केबलों पर जो इंसुलेटर होता है वो पीवीसी से बनता है, रबड़ से भी बनता है और पेपर से भी बनता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहता है 14, यानी कहता है कि भूमिगत केबल, ये केबल है, को सुरक्षित किया जाता है। यानी जो भूमिगत केबल होते हैं, जो भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड वाले जो केबल होते हैं, यानी जब हम कहीं मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसमें जब वायर डालते हैं यानी केबल डालते हैं, तो कहते हैं इसमें क्या, इस जो गड्ढा खोदते हैं ना, इसमें और क्या क्या चीज़ डालते हैं ताकि जो केबल है वो हमारा सुरक्षित रह सके। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि
ग्रेनाइट पत्थर, ऑप्शन सेकंड मार्बल पत्थर, ऑप्शन थर्ड ईंट व रेत की परत, ऑप्शन फोर्थ पत्थर की परत। तो जब भी भैया भूमिगत जो केबल डालते हैं उसमें हम उसके आसपास क्या डालते हैं, उसमें डाल देते हैं ईंट व रेत की परत। क्या डालते हैं, ईंट व रेत की परत डालकर केबल को सुरक्षित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो ओम का नियम, भैया ओम नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। कहता ओम का नियम लागू होता है यानी किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है, यानी एसी डीसी, यानी इसमें से बताना किस पर लागू होता है। ओम का नियम पता है कि नहीं, ओम का नियम ओम दादा ने क्या बताया था, बताओ तुरंत। ओम भैया या ओम दादा कह सकते हो यार, इनको कुछ भी कह दो, चाहे ओम कहो, चाहे ओम दादा कहो, चाहे ओम भैया कहो, चाहे ओम चच्चा कहो, चाहे ओम अंकल कहो, ये भैया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कब से, तुमने देखा होगा ना, कक्षा 9 से हो सकता तुमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया ओम दादा को, ठीक। और कहाँ, ग्रेजुएशन में पढ़ा, फिर ITI में पढ़ा, ITI में पढ़े, अगर तुमने ग्रेजुएशन नहीं किया तो ग्रेजुएशन में आगे जाकर चलकर पढ़ोगे, ठीक। ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो बताओ ओम का नियम याद है, चलो बताते हैं ओम का नियम किस पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का था एसी पर। एसी का फुल फॉर्म पता है कि नहीं, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ इसमें, बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे हैं उनको एसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता। डीसी का फुल फॉर्म पता है कि नहीं, अंतर पता है कि नहीं। ये क्वेश्चन वाइवा में पूछे, छोटे छोटे क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, नेटिंग करंट। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक। किस पर लागू होता है, एसी पर या डीसी पर। एसी और डीसी दोनों पर, सेल में। बताओ सेल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सेल, सेल के सिद्धांत पर काम करता है। इस तरह क्वेश्चन वाइवा में भर भर के पूछे जाते हैं। बैटरी और सेल में अंतर क्या है, पता है कि नहीं तुमको, ना पता है तो बताओ, पता है, अगर पता है तो तुरंत जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखो बेटा, ये कहता है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है, ये लागू होता है भैया एसी और डीसी दोनों पर। किस पर, एसी और डीसी दोनों पर भी ओम का नियम लागू होता है। ओम चच्चा ने क्या बताया था, ये देखो यहाँ फिगर। ओम ने बताया था यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए तो बहने वाले यानी चालक तार के दोनों सिरों पर लगाया गया विभवांतर किसके समानुपाती होगा, करंट के समानुपाती होता है, ठीक। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, R बराबर V बराबर IR होता है, ठीक। तो R बराबर V/I, ये भैया रेजिस्टेंस चच्चा बैठे हुए हैं, प्रतिरोध वाले भैया, ये करंट यानी धारा, ये चालक तार है, और ये वोल्टेज वाले भैया। देखो क्या कहता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, धारा में बाधा उत्पन्न करना। ये विद्युत धारा के प्रवाह है, ये देखो इससे भागे जा रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, इस पर मार, इसको रस्सी से बांधे दे रहा है, इनको नहीं निकलने दे रहा है। तो ओम का क्या है, नहीं, प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। ये बाधा दे रहा है, इसको नहीं निकलने दे रहा। ओम क्या कहते हैं, यानी ओम ने बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किसके, इसका काम होता है धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज काम होता है धारा को आगे धक्का देना। ये देखो वोल्टेज, इसको, ये वोल्टेज वाले भैया ये धक्का दे रहे हैं इसको, किसको, करंट को, और ये ओम क्या कर रहा है, इस करंट को रोके दे रहा है, ठीक। तो जो ओम का नियम होता है वो एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता 12 ओम यानी R बराबर कितना है, 12 ओम, ठीक। वोल्टेज बराबर कितना, V बराबर कितना, 60 वोल्टेज। स्रोत के, डीसी स्रोत के आर पार जुड़ा है प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान। एक सर्किट बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। वोल्टेज का मान कितना है भैया, 60 वोल्ट, और इस रेजिस्टेंस का मान है 12 ओम। तो बहने वाली करंट आई का मान तुमको ज्ञात करना है। प्रतिरोध के नियम पर रख दीजिए,
V बराबर आई आर होता है। क्या पता क्या क्या है? R बराबर पता है 12, V बराबर पता है 60, I का मान I बराबर हो जाएगा V अपान R, रख दीजिए। V का मान कितना 60, R का मान ये देखो R 12, काट दीजिए 12 एकन 12, 12 पंचे 60, तो I बराबर कितना हो गया 5 एम्पियर। कितना हो गया 5 एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? तुरंत जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं क्लास में। 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका जवाब तुरंत दीजिए। यानी इसमें बताया था ना कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इतने का मतलब कितने, ये जवाब तुमको देना है कि 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर इतने इलेक्ट्रॉन, इतने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, उसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। तो बताओ बेटा 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं? इसका जवाब तुरंत दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा? नॉर्मली बात करें भैया, सामान्यतः अगर हम बात करें, सामान्यतः बात करें तो अगर तापमान बढ़ेगा भैया, किसी भी चीज़ का अगर तापमान हम बढ़ा रहे हैं, ठीक, तापमान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा भैया, उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी प्रतिरोध होगा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं भैया, बढ़ जाएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा जब पुराना विद्युत बल्ब होता है, ज़्यादा पुराना हो जाएगा, ठीक, तो उसका जब अंदर का फिलामेंट होता है, ठीक, वो जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए कुछ टाइम के बाद वो उजाला यानी रोशनी देना कम कर देता है, ठीक, किसके कारण? यानी प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण। जैसे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध अगर बढ़ गया तो क्या करेगा? करंट के मान में बाधा उत्पन्न करेगा, तो करंट क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जिससे उजाला कम हो जाएगा, ठीक। तो इसमें ये बताया गया है वैसा कौन सा पदार्थ है भैया जिसमें अगर हम प्रतिरोध यानी तापमान बढ़ा दें फिर भी प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तो ये होता है ऑप्शन फर्स्ट टंगस्टन, ऑप्शन सेकंड कार्बन, ऑप्शन थर्ड नाइक्रोम, ऑप्शन फोर्थ का मैग्नीज, ठीक। तो ये होता है कार्बन। कार्बन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें भैया तो इसका जो रेजिस्टेंस हो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। इसका टंगस्टन, टंगस्टन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तुरंत जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। नाइक्रोम, नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसके जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि समचुंबकीय पदार्थों में सम्मिलित है, यानी समचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन होते हैं? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन होते हैं? तुरंत जवाब दीजिए ऑप्शन फर्स्ट। ये क्लास में बहुत अच्छा, इससे पहले भी बता चुके हैं, तो 3 वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं। अगर नहीं देखा तो जाकर तुम लोग बैक वाले वीडियो रिवीजन कर लिया करो भैया। कहता समचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? समचुंबकीय पदार्थों में सम्मिलित हैं कौन कौन से चीज़ें समचुंबकीय पदार्थों में सम्मिलित हैं? ऑप्शन फर्स्ट तांबा, चांदी, सोना, ऑप्शन सेकंड लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ऑप्शन थर्ड एल्युमिनियम, प्लेटिनियम और मैग्नीज, ऑप्शन फोर्थ टंगस्टन। जो समचुंबकीय पदार्थ हैं उसमें एल्युमिनियम, प्लेटिनियम और मैग्नीज ये सम्मिलित होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये पता ना हो तो हमको बता दो, अगले वीडियो में हम बता देंगे। बताया था ना कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं भैया, नॉर्मली चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक को बताया था फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, दूसरे को बताया था पैरामैग्नेटिक, तीसरे को बताया था डाई मैग्नेटिक, ठीक। ये हम बता चुके हैं। अगर इसके बारे में तुमको नहीं पता तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जिसको ना पता हो भैया, अगर किसी भी एक व्यक्ति को नहीं पता है तो बता दीजिए मुझे नहीं पता है सर, बता दीजिए, बस इतना लिख दीजिए, ठीक। अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम ये चीज़ें, तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से बता देंगे। यानी फेरोमैग्नेटिक किसे कहते हैं, पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, डाईमैग्नेटिक किसे कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन हर एक बार आता है कि फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल पूछ लेता है, पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल पूछ लेता है, डाईमैग्नेटिक का एग्जाम्पल देते हैं पूछ लेता है, किसे कहते हैं, कौन से एग्जाम्पल हैं, इसको हम जवाब दे देंगे अच्छी तरह से, अगले वीडियो में बता देंगे। अगर जिसको भी ना पता हो, अगर पता है तो बोल दीजिए सर मुझे पता है, ठीक। क्वेश्चन कहता है डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण देख लो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन, मैंने वहीं से उठाया। ऑप्शन फर्स्ट एल्युमिनियम, ऑप्शन सेकंड विस्मित, विस्मित, ऑप्शन थर्ड मैग्नीज, ऑप्शन फोर्थ इस्पात, ठीक। जो डाईमैग्नेटिक होता है वो विस्मित होता है। कौन होता है? विस्मित डाईमैग्नेटिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ इसलिए सब कुछ नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आरएमएस। आरएमएस का पूरा नाम तुरंत दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर पता है तो तुरंत आरएमएस का पूरा नाम बताओ। कहता है आरएमएस मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन फर्स्ट ताप प्रभाव पर, ऑप्शन सेकंड आवेश ट्रांसफर पर, ऑप्शन थर्ड वोल्टेज धारा पर, ऑप्शन फोर्थ वोल्टेज पर। बताओ भैया आरएमएस मान किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है ताप प्रभाव पर। किस पर निर्भर करता है? ताप प्रभाव पर। थोड़ा समझा देते हैं आरएमएस मान। देखो यहाँ समझने का प्रयास करना, ठीक, क्योंकि कम समय में ज़्यादा समझाना है, ठीक। जो एसी होती है ना भैया, अल्टरनेटिंग जो करंट होती है, उसका सर्किल ऐसे बनता है, ठीक, ऐसे उसका सर्किल बनता है, यहाँ से स्टार्ट होती, ठीक, ऐसे सर्किल उसका बनता है, ठीक, ये ऐसे सर्किल उसका बनता है, ठीक। तो ये होता है पॉजिटिव एक बार, एक होता है नेगेटिव, यानी एक सर्किल एक बार, यानी वो सर्किल में क्या होता है, एक बार पॉजिटिव जाता है, एक बार फिर से नेगेटिव जाता है। मान लीजिए 5 वोल्ट गया पॉजिटिव, समझाने के लिए तुमको बता रहे हैं सिर्फ, और 5 वोल्ट गया नेगेटिव, फिर से 5 वोल्ट गया पॉजिटिव, फिर से 5 वोल्ट गया नेगेटिव, फिर से 5 वोल्ट गया पॉजिटिव, फिर से 5 वोल्ट गया नेगेटिव। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये 5 इससे कैंसिल होता चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो ये तो पूरी हो जाएगी। कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा? कुल वोल्टेज हो जाए 0 होना चाहिए, लेकिन देखा ये गया कि जो कुल वोल्टेज हो भैया, जो कुल वोल्टेज है वो 0 नहीं होता है। क्या? 0 नहीं होता है, ठीक ना। तो ऐसा पता लगा क्यों नहीं होता? आरएमएस मान के कारण वो 0 नहीं होता, जबकि 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0 हो जाना चाहिए दोनों को कुल मिलाकर, लेकिन 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आरएमएस मान के कारण। आरएमएस मान किस पर निर्भर करता है? तापमान प्रभाव पर निर्भर करता है। आरएमएस का पूरा नाम तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दो भैया, बहुत हो गया टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। कहता कि 21 में यहाँ फिल करना है, यानी फिल करना में चोक को प्रतिरोधन के रूप में प्रयोग करते हैं। भैया बताओ चोक को प्रतिरोधन, चोक देखा नहीं कि चोक कुंडली एक हमारे पास होता है, ऐसा खोखला पाइप होता है बेटा, एक ऐसे हमारे पास खोखला पाइप होता है, उस पर 2 वायर ऐसे लपेट देते हैं, उस पर जो 2 वायर ऐसे लपेट देते हैं, यहाँ सप्लाई देते हैं एसी की, ठीक, यहाँ सप्लाई देते हैं, तो ये एक चोक के रूप में काम करता है, चोक के रूप में काम करता है, ठीक। तो चोक में प्रतिरोधन यानी धारा को रोकने के लिए किस में प्रयोग करते हैं? चोक का प्रयोग किस में करते हैं? ये देखो किस में प्रयोग करते हैं, ये साइन समझ में आया कि नहीं? यानी एसी में, ये डीसी में काम नहीं करता है, ठीक। तो चोक का आप किस में प्रयोग करते हैं? एसी में। ये देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, ठीक, फिगर थोड़ा जूम कर रहे हैं और देख लो अच्छे से, ये मैंने फुल जूम कर दिया। ये चोक कुंडली है, यहाँ प्रत्यावर्ती करंट एसी करंट देने, ये बल्ब लगा हुआ है, ये कुंडली बनी हो ऐसे, ठीक। ये लोहे की क्रोड है, ये तांबे की कुंडली बनी होती है, इसको बोलते हैं भैया चोक। ये किस में प्रयोग होती है? एसी में प्रयोग करते हैं ओनली, ना कि डीसी में। डीसी में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कहता है कि संधारित्र, यानी भैया संधारित्र को और किस नाम से जानते हैं? बहुत संधारित्र कह सकते हैं, कंडेंसर कह सकते हैं, और कैपेसिटर कह सकते हैं। ये नाम सुना कि नहीं? कंडेंसर, कैपेसिटर और संधारित्र। अगर सुना तो बताओ कंडेंसर का क्या काम होता है, तुरंत बताओ। कंडेंसर लगता है कि नहीं? पंखे में देखा नहीं, सीलिंग फैन में, छत वाले पंखे में लगता नहीं कंडेंसर, ठीक। और भी कंडेंसर सब जगह लगता है। बताओ कंडेंसर का क्या काम होता है? ये कहता है कि जो संधारित्र होता है ना, उसके प्लेटें होती हैं, ये कंडेंसर है, कैपेसिटर या कंडेंसर कुछ भी कह लो, या संधारित्र कह लो, इसके बीच ये 2 प्लेटें होती हैं, ठीक। एक ये प्लेट हो गई ए, ये हो गई बी, ठीक। ये 2 प्लेटें होते हैं, इनके बीच डाई इंसुलेटिंग पदार्थ भरा होता है, ये पदार्थ भरा होता है, ठीक। इनकी दूरी बढ़ाने पर धारिता का क्या प्रभाव होता है? अगर ये प्लेटें, ठीक, यहाँ पास हैं, यहाँ इनकी दूरी ऐसे कर दी, दूर प्लेटों की दूरी और बढ़ा दी जाए तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन फर्स्ट कहता है बढ़ जाएगी, ऑप्शन सेकंड कहता है कम हो जाएगी, ऑप्शन थर्ड कहता है बराबर रहती, ऑप्शन फोर्थ कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भैया इसका जवाब तुमको कहाँ, इसका आंसर तुमको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 3 से 4 बार तुमको समझा चुके हैं और बता भी चुके हैं। इसका जवाब तुम लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। यानी कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो इसकी धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता,
किसको, यानी इसमें जो एसी धारण करने की क्षमता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम होगा कि बढ़ जाएगा कि कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जवाब 22 का सब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसको ध्यान से क्वेश्चन देखना। ये कहता है 3 फेज प्रणाली में प्रत्यावर्तक की प्रत्येक कुंडली में कलांतर होता है, कितने डिग्री का होता है भैया, कितने अंश का होता है कलांतर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये 90, 120, 180, फिर 270, फिर 360। ऑप्शन फर्स्ट 120, ऑप्शन सेकंड 240, ऑप्शन थर्ड 60, ऑप्शन फोर्थ 360। बताओ भैया फेज अंतर। यहाँ देख लो, अब देख लो, यहाँ देखो, ये देखो, एक ये इसके बीच का अंतर कितना, 120 अंश का। कितना, 120 अंश का। कैसे समझा देते हैं यहाँ। देखो भैया फेस कितने हैं, 3 फेस हैं, ठीक। और कोई भी कुंडली कितने में, 360 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना, 12 3 120, यानी 120 डिग्री का अंतर हो जाएगा 3 फेस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कहता है कि एक बैटरी होती है। बैटरी क्या होती है बताओ भैया, बैटरी होती है, बैटरी का क्या काम होता है। तुरंत जवाब अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में दे दो। सेल और बैटरी में अंतर, क्या अंतर होता है, इसका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। बैटरी में होती है, बैटरी में क्या होते हैं, सेल, परिपथ, जनरेटर, सेलों की संख्या। भैया सेल एक सिंगल होता है, ठीक। बैटरी में एक साथ कई सेल मिला दिए जाते हैं, ठीक। यानी ये बैटरी हो गई, सिंगल में एक सेल में एक सिंगल होता है, बैटरी में एक साथ कई सेल मिला दिए जाते हैं, तो ये कई सेलों की संख्या, बैटरी को कई सेलों की संख्या भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये फिगर पहचान लीजिए। ये कहता स्वपरिणामित यानी ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर को परिणामित्र भी कहते हैं। यहाँ हमने परिणामित्र लिखा है, क्या कहते हैं, परिणामित्र कहते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है भैया, तुरंत कोई बता दे, काम बताओ। ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, देखा नहीं, घरों में देखा हुआ 11,000 घर में क्या देखा 11,000 सप्लाई आती है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, 11,000 से क्या कर देता है, कम वोल्टेज कर देता है, घर में उपयोग कर लेते हैं, ठीक। तो ट्रांसफार्मर का काम बता दो, यानी ट्रांसफार्मर का काम बता दो और सिद्धांत बता दो। यानी ट्रांसफार्मर कौन सा, नॉर्मल वाला ट्रांसफार्मर, ऑटो की बात नहीं करते हैं, ठीक। नॉर्मल वाला ट्रांसफार्मर काम और सिद्धांत, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर उसका सिद्धांत दूसरे होते हैं, जो स्वपरिणामित यानी ऑटो ट्रांसफार्मर उसका सिद्धांत दूसरा होता है, ठीक। बताओ कमेंट बॉक्स में। कहता स्वपरिणामित यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑटोमोबाइल में, ऑप्शन सेकंड वोल्टता में थोड़ा परिवर्तन, ऑप्शन थर्ड आउटपुट में स्थिरता है, ऑप्शन फोर्थ इसमें से कोई नहीं। भैया ट्रांसफार्मर समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं। ये नॉर्मल वाले ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी प्राइमरी वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग, या प्राथमिक वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग, ठीक। ये अलग होते हैं, दोनों किस पर काम करते हैं, सिद्धांत क्या है, अन्योन्य प्रेरण, किस पर काम करते हैं, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। किस पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। बट जो ये स्वपरिणामित होता है इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक। इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक, इसी से काम कर लेता है। देखो ये देखो बेटा, इसमें ये यहाँ सप्लाई देते हैं, यहाँ लोड लगा देते हैं, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, इसको एक ही वाइंडिंग है, ठीक। इसी के द्वारा हम अलग अलग वायर के द्वारा निकाल कर लोड लगा देते हैं, ठीक। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है बताओ। अभी मैंने ट्रांसफार्मर बता दिया किस सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक। तो ये मैंने आज के करा दिए कितने 25 क्वेश्चन, वो भी कैसे
इम्पोर्टेंट। ठीक, इसमें से बताइए भैया तुम्हारे 25 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। ये भैया बिल्कुल सही करते जाइए। जानते हो क्या किया करो, तुमको एक तरीका बता दें पढ़ने का। जब भी हम पढ़ाते हैं ना, जब भी हमारा वीडियो देखा करो तो एक पेपर उठा लिया करो, सादा सिंपल सा, ठीक, उसमें ऐसे डाल लिया करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे डाल दिया करो, नंबरिंग कर दिया करो। फिर हम जब पढ़ाने लगे तो जैसे क्वेश्चन 25, तो यहाँ क्वेश्चन 25 लिखा है, ठीक, उसके सामने मैंने बताया कि इसका जवाब दो कमेंट बॉक्स में, तो तुम पहले देखो कौन सा तुम्हारे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। तुम्हारे अकॉर्डिंग मान लीजिए ये सही होना चाहिए, तो तुमने लिख दिया ऑप्शन सी, ठीक। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जब हम इसका आंसर बताया करें कि हाँ इसका आंसर जवाब ये ऑप्शन बी, तो तुम उसको काट दिया करो ताकि तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे कितने सही। जो सही हो जाए वो टिक कर लिया करो कि हाँ मेरा ये सही, ठीक। तो ये देखो ये कहता स्वपरिणामित का उपयोग करते हैं वोल्टेज में थोड़ा परिवर्तन के लिए, ठीक। ये ऑटोमेटिक वोल्टेज को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे जो मैंने अभी बताया, इससे तुम्हारा जो इम्प्रूवमेंट होगा वो बढ़िया हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन सही करने की जो काबिलियत होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। और जब काबिलियत बढ़ जाएगी तो अपने आप पर क्या आ जाएगा भैया, अपने आप का विश्वास आ जाएगा। जैसे अपने आप का विश्वास आता है वैसे अपने अंदर से क्या, अंतः प्रेरणा जागृत हो जाती है, अंतः प्रेरणा जागृत हो जाती है। जब अंतः प्रेरणा जागृत हो जाए तुम्हारे अंदर तो तुम कोई भी काम करोगे तो तुम्हारे अंदर ये भावना होगी कि क्या, कि जब तक भैया जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद है ना कहावत, ये याद कर लो, ना पता हो तो रट लो, जब तक बोलो, हर बार बोलो पढ़ते वक्त, जब तक तोड़ेंगे नहीं। किसको नहीं तोड़ेंगे, एग्जाम को फोड़ के रख देंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक ना। तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, पढ़ते रहेंगे, ठीक। तो आज का सेशन पे मैंने इतना 25 क्वेश्चन करा दिए, आज का इतना ही। और अगर हाँ भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों, अपने यार दोस्तों को बीच क्या करना, शेयर भी कर देना, ठीक। और कमेंट भी कर दिया करो जो तुमको मैंने क्वेश्चन देता हूँ। और चैनल को यार क्या करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करवाना। देखो हमारे कितने हो गए चैनल, अभी इतने हैं शायद चैनल के सब्सक्राइब, इसको 100 करवा दो तुरंत, ठीक। प्रैक्टिकल से पहले 20 तारीख तक 100 करवा दो, हो जाएंगे कि नहीं, ठीक। और लाइक कर दिया करो यार, एक वीडियो में कम से कम 50 लाइक तो आनी ही चाहिए कम से कम, ठीक। इससे क्या होगा, इससे हम मोटिवेट रहते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि हम काम करते हैं तुम्हारे लिए, ठीक। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और कल तुम्हारा प्रैक्टिकल है, अच्छे से कॉलेज जाइए और प्रैक्टिकल दीजिए। प्रैक्टिकल की टेंशन मत लेना, प्रैक्टिकल हो जाएगा, कॉलेज के लोग यानी हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक। तुमको किसकी टेंशन लेना, तुमको केवल क्या करना, एग्जाम की, ठीक। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।